नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव। मेरा विषय है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान विषय में आज हम गृह प्रबंधन पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया, नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। तो गृह व्यवस्था में कैसे हम प्रक्रिया करते हैं, कैसे हम नियोजन करते हैं, कैसे उसकी स्थितियों पे नियंत्रण करते हैं और कैसे उसका मूल्यांकन करते हैं, आज हम इसी पर ध्यान देंगे। आइए देखते हैं गृह व्यवस्था प्रक्रिया क्या होती है। गृह व्यवस्था जो है वो एक गत्यात्मक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसमें मानसिक रूप से हम जुड़े हुए होते हैं। तो ये एक मानसिक वैज्ञानिक प्रोसेस है, मानसिक भी है और वैज्ञानिक भी है। इसमें हम किसी भी कार्य के संदर्भ में निर्णय लेते हैं, उस कार्य को कैसे करना है, कब करना है, उसकी सफलता के लिए क्या क्या साधन उपयोग में लाए जाने हैं, किन साधनों की सहायता से उस कार्य को संपन्न बनाना है और उस कार्य को सफल बनाने के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए हम गृह व्यवस्था का कैसे संतुलन स्थापित करेंगे, कैसे गृह व्यवस्था में हम किन चरणों से होकर गुजरेंगे, कैसे हम गृह व्यवस्था को और अच्छा बना सकते हैं, इसके माध्यम से आज हम ये जानेंगे। गृह व्यवस्था प्रक्रिया के कुछ चरण हैं जिसको कि बहुत सारे गृह शास्त्रियों ने अपने अध्ययनों के आधार पर प्रदान किया है। जैसे न्यूमैन ने बताया है गृह व्यवस्था प्रक्रिया के 1, 2, 3, 4 यानी कि आयोजन, संगठन, साधनों का एकीकरण, निर्देशन, नियंत्रण, यानी कि 4 मुख्य और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चरण है। तो इन्होंने गृह व्यवस्था प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। इन्होंने बताया है आयोजन, संगठन, साधनों का एकीकरण, निर्देशन और नियंत्रण गृह व्यवस्था प्रक्रिया के चरण में शामिल होते हैं। आयोजन से हम क्या समझते हैं? आयोजन का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने के लिए की जाने वाली प्लानिंग, कि वो कार्य हम कैसे करेंगे, किन साधनों की सहायता से करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, किस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु करेंगे। तो इसके लिए हम जो भी व्यवस्थाएं करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सब क्या कहलाता है? आयोजन। दूसरी चीज़ आती है संगठन। संगठन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किन किन साधनों की सहायता से किस किस साधन का क्या उपयोग करेंगे, कहाँ पर किस साधन की आवश्यकता है और उसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, कैसे उसको एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, कैसे उसमें सामंजस्य स्थापित करेंगे ताकि हम उनको संगठित रूप से प्रयोग कर सकें। तीसरी चीज़ आती है साधनों का एकीकरण। ये संसाधन जो हैं, जो साधन हैं, उन सबको हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे, कैसे उनको एकत्रित किया जाएगा, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। फिर आता है आपका निर्देशन। निर्देशन का अर्थ है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम कैसे निर्देशित करेंगे कि वो कार्य कैसे किया जाए और उस पर समय समय पे हमें नियंत्रण भी रखना होगा। उदाहरण के लिए यदि हम अपने घर की जो साज सज्जा है उससे संबंधित कोई कार्य करते हैं या हम अपने आवास के निर्माण का प्लान करते हैं। मान लीजिए हमने प्लान किया कि हमें अपने आवास का निर्माण कराना है। अब हमें उसका एक आयोजन कार्यक्रम तैयार करना होगा, हमें एक प्लानिंग तैयार करनी होगी कि हम आवास का निर्माण कहाँ पर कराएंगे, कैसे कराएंगे। अब संगठन, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होंगी। फिर साधनों का एकीकरण, वो जो चीज़ें हमें आवश्यक होंगी, ईंट, मिट्टी, बालू, सीमेंट, पानी, लकड़ी, लोहा, जो भी चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए उन साधनों का एकीकरण हम कहाँ से और कैसे करेंगे। फिर निर्देशन, यानी कि उन चीज़ों को कितनी मात्रा में, कहाँ पर, किस रूप में, किस स्वरूप में प्रयोग में लाया जाएगा। और फिर नियंत्रण, यानी कि जो चीज़ हम प्रयोग में ला रहे हैं उस पर सही प्रकार से हम नियंत्रण स्थापित करें ताकि उसकी कमी और अधिकता का हमें समय समय पर एहसास होता रहे। ऐसा ना हो कि किसी जगह पे किसी चीज़ की मात्रा हम अधिक प्रयोग में लाएं, किसी जगह पे किसी की मात्रा हम कम प्रयोग में लाएं और आवश्यकता उससे अधिक या उससे कम हो। दूसरे हैं लिचफेल्ड। लिचफेल्ड के अनुसार जो है भी
कार्यक्रम नियोजन के कुछ चरण हैं, जो व्यवस्थापन की प्रक्रिया है उसके कुछ चरण हैं, जो नियंत्रण की प्रक्रिया है उसके कुछ चरण हैं। तो गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया में नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए लिचफील्ड ने बताया है कि जो गृह व्यवस्थापन की प्रक्रिया है वो इन चरणों से होकर गुजरती है। पहला चरण है निर्णय प्रक्रिया, दूसरा चरण है कार्यक्रम बनाना, तीसरा चरण है विचारों का आदान प्रदान करना, चौथा चरण नियंत्रण और पांचवा चरण है पुनर्मूल्यांकन। इन्होंने भी 5 चरण बताए हैं। निर्णय प्रक्रिया का तात्पर्य है कि जब भी हम कोई कार्यक्रम बनाएंगे, जब भी हम कोई प्लानिंग करेंगे, जब भी हम किसी कार्य का उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि इस कार्य को हमें करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक निर्णय प्रक्रिया तैयार करनी पड़ेगी, एक निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें ये कार्य करना है। मान लीजिए आपके पास 10 कार्य हैं और आपको कोई एक कार्य करना है, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें पहले कौन सा कार्य करना है। दूसरी चीज़ है कार्यक्रम बनाना। जब हम कार्य का निर्णय ले लेंगे कि हमें कौन सा कार्य करना है, अब हम उस कार्य पर्टिकुलर से संबंधित कार्यक्रम बनाएंगे, उसकी योजना बनाएंगे और उस योजना के तहत हम विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। हम देखेंगे कि लोगों की उसके लिए क्या राय है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और हमारा क्या विचार है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर हम उस विचार के आदान प्रदान के पश्चात नियंत्रण की प्रक्रिया संपन्न करेंगे, उसको कंट्रोल करके रखेंगे कि जो हमने सोचा, जो हमने प्लानिंग करी है उसमें बहुत ज़्यादा हेरफेर ना होने पाए, उसमें व्यवस्थाएं एज इट इज़ रहें और समय समय पे हम उसका मूल्यांकन भी करते रहते हैं। तो एक मूल्यांकन करेंगे, फिर देखेंगे, चेक करेंगे, रीचेक करेंगे कि मूल्यांकन प्रॉपर हुआ है कि नहीं, या जो कमियां हैं वो ठीक हैं या नहीं, और फिर से हम उसका मूल्यांकन करेंगे। तो पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया इसमें शामिल होगी। हर लेवल पे, हर चरण पे हमें मूल्यांकन करना होता है कि जो भी हमने निर्णय लिया है, जो भी कार्यक्रम बनाया है, जो भी विचारों का आदान प्रदान किया है, जो नियंत्रण किया है, उस पर हम सही प्रकार से अडिग हैं या दृढ़ हैं, जो भी स्थितियां हैं वो सही हैं या गलत हैं, उसको जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। और मूल्यांकन का जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि पुनर्मूल्यांकन, अपने आपको जस्टिफाई करने के लिए, अपने परिणामों की संतुष्टि के लिए, परिणामों के स्पष्टीकरण के लिए हमें पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि अगर हम आवास का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर भी उसी संदर्भ में बात करेंगे। यदि हम आवास का निर्माण करते हैं या आवास का निर्माण करने का डिसीज़न लेते हैं, तो आवास निर्माण के दौरान हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हमें आवास का निर्माण करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निर्णय प्रक्रिया, हमें आवास का निर्माण करना है। अब हम कार्यक्रम बनाएंगे कि हमें आवास का निर्माण कहाँ करना है, कैसे करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, या अपने लिए करना है या दूसरों के लिए करना है। उसके लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। अब प्लानों का हमें यहाँ पे क्या करना है, आदान प्रदान करना है। जो भी प्लानिंग हो रही है, जो भी डिसीज़न हमने लिया है, जो भी हमने कार्यक्रम बनाया है, उससे संबंधित हमारे पास जो सूचनाएं हैं और दूसरों के पास जो सूचनाएं हैं, उनको आपस में हम शेयर करेंगे। हम लोगों से पूछते हैं, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं कि आपको इस कार्य में क्या क्या समस्याएं आईं, आपने कहाँ से किया, आपने कैसे खर्चा किया, आपने धन की प्राप्ति कहाँ से करी, आप मिट्टी, सीमेंट, बालू कहाँ से लाए। तो दूसरे से हमने पूछा। अब हमें डिसाइड करना है कि हम वहीं से लेंगे या कहीं और से लेंगे। तो हमने एक तरह से सूचनाएं, अपने विचार जो हैं वो आपस में डिस्कस किया, उनका हमने आदान प्रदान किया। अब हमें उस पर नियंत्रण रखना है कि जो सूचनाएं हमने प्राप्त करी हैं उसी के आधार पर हमें निर्णय लेना है। और फिर पुनर्मूल्यांकन की स्थिति आ जाती है कि हम जो चीज़ करते जा रहे हैं उसको समय समय पे मूल्यांकित कर रहे हैं और अंत में हम उसका फिर से मूल्यांकन करेंगे कि हमने जो भी स्थितियाँ बनाई, जो भी व्यवस्थाएं करी, वो सब सही व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं अथवा नहीं। जॉनसन एवं ब्रैडफोर्ड ये एक अन्य गृह प्रबंधक हैं जिन्होंने बताया है कि गृह व्यवस्था जो है वो किन प्रक्रियाओं के आधार पर आगे बढ़ती है। गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया में नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन का यहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उसके आधार पर इन्होंने बताया है कि जो गृह व्यवस्थापन की प्रक्रिया है उसके चरण निम्न प्रकार हैं। पहला, विचारों को ग्रहण करना तथा अवलोकन करना। दूसरा, अवलोकन का विश्लेषण करना। तीसरा, निर्णय प्रक्रिया लेना। चौथा,
क्रिया करना और 5वां क्रिया हेतु उत्तरदायित्व स्वीकार करना। इन्होंने नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की जो व्यवस्थाएं हैं उनको अपने दृष्टि से देखा है और उस आधार पर बताया है कि सबसे पहले जब भी हम कोई व्यवस्थापन प्रक्रिया करते हैं उस व्यवस्थापन प्रक्रिया को हम विचारों के आधार पर प्राप्त करते हैं। उस व्यवस्थापन प्रक्रिया में सबसे पहले हमें विचारों को ग्रहण करना होगा कि ये प्रक्रिया अपनाई जाए अथवा ना अपनाई जाए, और हम उसका समय समय पर अवलोकन करेंगे कि ये प्रक्रिया सही प्रकार से चल रही है, क्या लोग इसे पसंद कर रहे हैं, क्या इसकी हमारे लिए आवश्यकता है। अवलोकन का हम जब विश्लेषण कर लेंगे तब हम डिसीजन लेंगे कि हाँ, ये जो कार्य हमने सोचा है, ये जो निर्णय हमने लिया है, जिस चीज़ का हमने आयोजन करा है, जिस कार्यक्रम के लिए हमने योजना बनाई है, उस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें। अब उसके लिए क्या क्रिया की जाए और क्रिया हेतु हमें किन किन उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना है। कोई भी काम जब हम करना शुरू करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें कुछ तैयारी करनी होती है। तैयारी के बाद ही हम उस कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। मान लीजिए किसी का आपको विवाह कराना है, तो विवाह कराना सुनने में तो लगता है कि बहुत आसान है, विवाह हो जाएगा, लेकिन उस विवाह के करने के पीछे जो तैयारियां आपने करी हैं, या विवाह की जगह अगर आप कोई और प्रोग्राम कराते हैं, आप घर में एक बर्थडे पार्टी का आयोजन करते हैं, या आप अपने घर में 2-4 लोगों को खाने पे बुलाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ व्यवस्थाएं करनी होती हैं। आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि कैसे बुलाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, क्या खिलाएंगे, कितने बजे क्या देंगे, और वो जो खाने पीने की चीज़ें आप किस सीक्वेंस में प्रोवाइड करेंगे, या अगर आपको गिफ्ट देना है तो आप किस सीक्वेंस में गिफ्ट देंगे, या आपको वेलकम देना है तो वेलकम आप किस सीक्वेंस में करेंगे, कब कहाँ पर क्या करेंगे, ये सब आप एक प्लानिंग के तहत करते हैं। तो आपको अपने क्रिया के लिए जो भी उत्तरदायित्व है उनको स्वीकार करना है। दूसरे हैं कोटिजन। कोटिजन ने भी गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया के चरण बताए हैं। इनके अनुसार गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया जो है वो 4 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आयोजन। इन्होंने भी सबसे पहले बताया है कि जब हम कोई कार्य प्रारंभ करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम आयोजन करेंगे। इस आयोजन को पूरा करने के लिए, इस आयोजन को संपन्न करने के लिए और सफल बनाने के लिए हमें चाहिए संगठन। तो संगठन कैसे करेंगे, संपादन करने के लिए, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, संगठन, क्या क्या चीज़ें हमें एकत्रित करनी है। फिर है योजना को क्रियान्वयन करना। योजना का जो क्रियान्वयन है वो कैसे होगा कि हमें किस स्टेप पे क्या कार्य करना है, किन चरणों के द्वारा हम उस कार्य को सफल बनाएंगे। फिर है आपका मूल्यांकन, और अंत में हम जांच करेंगे कि जो भी कार्य हमने किया वो कार्य प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है अथवा नहीं हो पा रहा है। उद्देश्यों की प्राप्ति, संपादन हेतु संगठन, योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन, इन 4 चरणों की सहायता से हम अपनी योजना को सफल बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा निकिल एवं डॉर्सी। योजना, योजना का क्रियान्वयन, योजना के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए उसका नियंत्रण, परिणामों का मूल्यांकन। इन्होंने 3 चीज़ों पर मुख्य प्रकाश डाला है। इन्होंने बताया है कि जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं उस कार्य में क्या होता है, एक होती है योजना, दूसरा होता है उस योजना को कैसे हम क्रियान्वित करेंगे और उस योजना का कैसे हम नियंत्रण करेंगे। वो योजना हमारे द्वारा नियंत्रित की जाए या क्रियान्वित की जाए, या वो किसी अन्य के द्वारा की जाए और किसी अन्य के द्वारा क्रियान्वित की जाए। अब अंत में आता है परिणामों का मूल्यांकन। जो भी परिणाम उस योजना को लागू करने के पश्चात हमें प्राप्त हुए हैं उन परिणामों को हमें मूल्यांकन करना है। लेकिन मूल्यांकन के समय सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी होती, हमें सिर्फ उन चीज़ों का मूल्यांकन करना होता है जो चीज़ें भावी भविष्य में हमें आवश्यक हो, यानी कि हमारी भावी योजना पर आधारित जो चीज़ें हैं हम सिर्फ उनका मूल्यांकन करते हैं। अब गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया में योजना बनाई हमने,
उसके हमने कुछ चरण देखे कि कौन कौन से चरण हैं। उन चरणों में मेरा सोचना क्या है, आपका सोचना क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उन चरणों में ये महत्वपूर्ण है कि हमने योजना किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई है, योजना को हमें कहाँ लागू करना है, कब लागू करना है, कैसे लागू करना है और उसके लिए हमें किन किन साधनों का प्रयोग करना है। तो योजना बनाने में सबसे पहले ध्यान में रखना है हमें कि योजना कब, कैसे, किन साधनों की सहायता से प्रयोग में लाई जाए, योजना कैसे बनाई जाए, कहाँ बनाई जाए। तो अब हम इस पर प्रकाश डालेंगे। योजना क्या हो ये महत्वपूर्ण है, योजना कब लागू की जाए ये भी महत्वपूर्ण है, योजना कैसे लागू की जाए ये महत्वपूर्ण है, और योजना में जो भी साधन हमने प्रयुक्त करने हैं उसकी जानकारी भी हमें होना अत्यंत आवश्यक है। तब हम अपनी योजना को पूरा कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। उसमें महत्वपूर्ण है कि योजना प्रक्रिया के जो भी चरण हम अपनाएं, जिस भी गृह प्रबंधक के अध्ययन के आधार पर हम प्रक्रिया के चरणों को पूरा करें, मगर उसके अंतर्गत क्या, कब, कैसे और किन साधनों की सहायता से हमें अपनी योजना को लागू करना है यह हमें पता होना चाहिए। योजना में खास बात ये होती है कि योजना की एक विशेषता होती है। योजना की क्या विशेषता होती है? योजना की विशेषता ये होती है कि वो एक मानसिक प्रक्रिया है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम मेंटली और फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब हम मानसिक प्रक्रिया की बात करेंगे तो हमें दिमाग से अपने सोचना होगा कि किस सीक्वेंस में कैसे हमें चलना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहली विशेषता क्या है योजना की कि योजना जो है वो क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया। योजना एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरी चीज़ है कि योजना रुकती नहीं है। जब हम कोई कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो उसके लिए एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाते हैं। तो योजना जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरी चीज है कि जो योजना है उसमें खास बात क्या होती है कि ये किसी भी कार्य को करने से पूर्व की जाती है। कार्य से पूर्व, इसके आधार पे ही हम कार्य को प्रारंभ करते हैं कि जो भी कार्य हमें करना है वो हमें कैसे करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि जो योजना है उसको हमें वैज्ञानिक तरीकों से अपनाना होता है। वैज्ञानिक क्रमबद्धता, हम सभी जानते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान एक क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान है। तो यहाँ पर योजना बनाने में भी हमें क्या करना होता है, वैज्ञानिक क्रमबद्धता पूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें तीसरी चीज़ क्या है कि हम जो भी निर्णय लेंगे, निर्णयों का संगठन, मतलब कौन कौन सी चीज़ें एक साथ हमें प्लान करनी है, कब हमें किस किस चीज़ की तैयारी करनी है। वैसा ना हो कि हम ईंट, सीमेंट, बालू ले आएँ और पानी का ध्यान ही ना रखें। तो जब हम निर्णय लेंगे, जब हम उसके संगठन की बात करेंगे तो इन सभी चीज़ों को हम साथ में रखेंगे। निर्णय में खास बात क्या होती है कि हमारी बुद्धि और विवेक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बुद्धि और विवेक, इसके बिना आप अच्छे निर्णय नहीं ले सकते हैं, अच्छी योजना नहीं बना सकते हैं, आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं और आप ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे करेंगे।
इसमें खास बात एक और है कि योजना में कार्य का विभाजन, ये विभाजन जो है ये व्यक्ति विशेष के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, उनके द्वारा पूरी की जाने वाली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आधार पर किया जाता है। कोई भी योजना जब हम बनाते हैं तो उस योजना में डिसाइड रहता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य कब संपन्न करेगा और कैसे संपन्न करेगा। तो जब भी हम कोई योजना बनाएंगे हमें इन विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, तो हम अपनी योजना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं और अपने कार्य को भी सफल बना सकते हैं, अपने कार्य को भी सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। कोई भी व्यवस्थापन की प्रक्रिया हमें जब करनी होती है, गृह व्यवस्थापन की विशेष रूप से बात हो रही है, तो गृह व्यवस्थापन की जब भी हम प्रक्रिया करते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना होता है, जिनके दौरान हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। वो विशेष बातें यही है कि जो भी हमने योजना बनाई हो वो एक मानसिक प्रक्रिया के तहत बनाई गई हो, उसमें कंटिन्यूटी हो, बीच में ब्रेक ना हो, उसे कार्य से पूर्व बनाया गया हो, उसमें वैज्ञानिक क्रमबद्धता हो, उसमें निर्णयों का संगठन हो, उसमें बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया गया हो और योजना में कार्य विशेष का विभाजन किया गया हो। योजना हम क्यों बनाते हैं? योजना हम इसलिए बनाते हैं, इसके आधार पर हम 4 महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। पहला महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? पहला महत्वपूर्ण लक्ष्य है अनिश्चितता को दूर करना। पहला लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कौन कौन से हैं? अनिश्चितता को दूर करना। जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि हम किस संदर्भ में कार्य करने जा रहे हैं। हमारे जो लक्ष्य हैं वो निश्चित होने लगते हैं, हमारा जो टारगेट है हमें क्या अचीव करना है वो भी निश्चित होने लगता है। दूसरा है उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हम योजना बना रहे हैं, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं उस पर ध्यान देना। उद्देश्यों की प्राप्ति पर ध्यान, कि हमें जिन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है वो उद्देश्य हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो पा रहे हैं अथवा वो उद्देश्य में ठीक से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा हमारा लक्ष्य क्या है? कोई भी जो हम योजना बनाएंगे कि वो अनिश्चितता को दूर करे और दूसरा वो उद्देश्यों की प्राप्ति पर ध्यान देने में हमें सहयोग करे। तीसरा है कि नियंत्रण करने के लिए, किसी भी योजना को हम क्यों बनाते हैं? नियंत्रण करने के लिए। जब हमें पता होगा कि हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, क्या क्या लक्ष्य है उसके लिए हमने निर्धारित किए हैं, कैसे इसके सीक्वेंस में करें, किस क्रम से करेंगे, किन साधनों का प्रयोग करें, ये सब हम जब ध्यान रखते हैं तो हम उस पर नियंत्रण भी कर पाते हैं कि किस स्टेप पे हमें कैसे क्या कार्य करना है। उस पर एक समयबद्धता है, उसकी एक निश्चित सीमा है कि इतने कार्य को इतनी देर में इस प्रकार से इस व्यक्ति के विशेष के द्वारा इन साधनों की सहायता से संपन्न किया जाएगा। और नेक्स्ट आता है नियंत्रण के बाद मितव्ययिता हेतु। जब भी हम कोई भी मितव्ययिता, जब भी हम कोई योजना बनाते हैं तो उसका एक और जो कारण है वो क्या है? मितव्ययिता। जब आप पहले से प्लान करके चलते हैं, आप टारगेट करके चलेंगे कि आपको इतने में ही इतना कार्य करना है, तो आप अपनी मितव्ययिता को प्रेजेंट कर पाते हैं। जब आपको पता ही नहीं किसी कार्य में कितना पैसा लगेगा तो आप कितना भी खर्च कर देंगे, लेकिन अगर आप प्लानिंग के तहत करेंगे तो आपका एक टारगेट होगा कि भाई उसमें 10 रुपये खर्च होगा, हम सोच के चलेंगे हमें 8 ही खर्च करना है, भले ही 9 खर्च हो जाए लेकिन 10 से ऊपर नहीं जाए। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो आप 10 से ऊपर 20 भी खर्च कर सकते हैं, 50, 100, 1000 भी खर्च कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्लानिंग है तो आप उसको कंट्रोल सिचुएशन में आगे परस्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कि गृह व्यवस्था में हम कैसे योजना बनाएंगे, किन विशेषताओं का ध्यान रखेंगे और कैसे हम अपने लक्ष्यों की
प्राप्ति करेंगे। अब हमारे सामने आता है कि हम जो भी योजना बनाते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य को करने के लिए हमें योजना का प्रकार जानना अत्यंत आवश्यक है। तो योजना कितने प्रकार की होती है? योजना का प्रकार। हम किसी भी कार्य को करने के लिए समय समय पे बहुत सारे निर्णय लेते रहते हैं, उनमें बहुत सारे परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन वो परिवर्तन उस आधार पर होते हैं कि वो योजना किस समय के लिए किस प्रकार से बनाई गई है। तो पहला क्या है? दीर्घकालीन योजना। पहली योजना क्या है? दीर्घकालीन योजना। ये योजना का पहला प्रकार है। जब हम योजना लंबे समय के लिए बनाएंगे, जैसे हम 50 साल बाद ऐसा करेंगे, हम 20 साल बाद ऐसा करेंगे, ये क्या है? दीर्घकालीन योजना। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, हम उसके लिए भविष्य निधि योजना ले लेते हैं कि हम भविष्य में बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके विवाह के लिए, उसकी नौकरी के लिए इस प्रकार से खर्च करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत हम अभी से करें। तो ये क्या है? हमारी दीर्घकालीन योजना। दूसरा आपका आता है अल्पकालीन योजना। योजना का दूसरा प्रकार है ये अल्पकालीन योजना। कम समय के लिए जो बनाई जाती है वो योजना हमारी अल्पकालीन योजना होती है, और ये बहुत ही स्पष्ट होती है क्योंकि इसके अंतर्गत ये निश्चित किया जाता है कि कम समय में हमें कैसे क्या कार्य करना है। इसे बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। जैसे मान लीजिए आपको अगले वर्ष कुछ करना है, आपको अगले महीने कुछ करना है, आप उसके लिए प्लान करके रखते हैं, तो ये आपकी अल्पकालीन योजना के अंतर्गत आता है। अब यही दोनों प्रकार की जो योजनाएं हैं, ये आपकी कम समय अवधि, अधिक समय और तत्काल, ये दोनों ही प्रकार की योजनाएं इन तीनों आधारों पर, इन तीनों प्रकारों पर, ये इस एक प्रकार से इन योजनाओं का सब प्रकार हो जाएगा, इनके आधार पर लागू की जाती हैं। दीर्घकालीन योजना को हम कम समय के लिए लागू कर सकते हैं, दीर्घकालीन योजना को हम अधिक समय के लिए लागू कर सकते हैं, दीर्घकालीन योजना को हम तत्काल भी लागू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है अल्पकालीन योजना की। अल्पकालीन योजना कम समय के लिए, अल्पकालीन योजना अधिक समय के लिए, अल्पकालीन योजना तत्काल प्रभाव से प्रारंभ की जा सकती है। तो ये योजनाएं योजना की जो तकनीकी हैं उनके आधार पर लागू की जाती हैं, और इन योजनाओं का समय समय पे अलग अलग कार्यों की पूर्ति हेतु, अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, अलग अलग लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाया जाना देखने को मिलता है। ये कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। थैंक यू।